नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा हाजिर हूं 12 बजे के समाचार लेकर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ को सफल बनाने में देशवासियों के प्रयास से अभिभूत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोशल मीडिया पर जाहिर की अपनी भावना, कहा सोमनाथ में हर भारतीय के लिए करूंगा प्रार्थना। प्रयागराज पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अरैल घाट पर स्वच्छता अभियान में हुए शामिल। वहीं रेल मंत्री ने भी प्रयागराज में रेल कर्मियों से मुलाकात कर महाकुंभ में उत्कृष्ट सेवा के लिए जताया आभार। सीएजी रिपोर्ट पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के घेराव की पूरी तैयारी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डिप्टी स्पीकर पद के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम का रखेंगी प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा असफल देश पाकिस्तान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर है निर्भर। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला। साख बचाने उतरेंगी दोनों टीम। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 45 दिन तक चले सनातन आस्था के महासमागम महाकुंभ की। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 दिन तक चला महाकुंभ संपन्न हो गया है। 45 दिनों तक चले दिव्य भव्य सनातन पर्व ने नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। इस दौरान 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस पूरे आयोजन में कई इतिहास रचे गए। महाकुंभ की सफलता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद अभिभूत हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं और लिखा है कि एकता के महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास, उनके संकल्प से अभिभूत मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। मैं श्रद्धा रूपी संकल्प पुष्प को समर्पित करते हुए हर भारतीय के लिए प्रार्थना करूंगा। पीएम ने लिखा है कि एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। पीएम ने लिखा कि महाकुंभ में जिस भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी की है, वो सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और विरासत को सुदृढ़ और समृद्ध रखने के लिए कई सदियों की एक सशक्त नींव भी रख गया है। प्रयागराज का महाकुंभ आज दुनिया भर के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के साथ ही प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए भी रिसर्च का विषय बन गया है। आज अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो देश का नया भविष्य लिखने जा रही है। समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इस महाकुंभ में एक हो गए। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का चिरस्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया। और महाकुंभ के औपचारिक समापन से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज पहुंचकर मेला क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने अरैल घाट पहुंचकर सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। महाकुंभ के समापन समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे अधिकारियों से मुलाकात की। श्रद्धालुओं को महाकुंभ तक पहुंचाने के लिए रेलवे कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की है। रेल मंत्री ने रेलवे कर्मियों की हौसला अफजाई की। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के संपन्न होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयाग जंक्शन सहित कई स्टेशनों का दौरा किया। प्रयागराज जंक्शन पर उन्होंने आरपीएफ, जीआरपी के जवानों और अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ मुलाकात की और सबको सफल संचालन के लिए धन्यवाद व्यक्त किया और बधाई दी। उन्होंने बताया कि रेलवे ने 13,000 ट्रेन चलाने का निश्चय किया था, लेकिन 16,000 ट्रेन चलाई गई। करीब 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज़्यादा ट्रेन चली है और करीब
4.5 से 5 करोड़ पैसेंजर्स को रेलवे ने यहाँ से लाने और ले जाने में मदद की है। बहुत बड़ा समायोजन है, उसमें एक गिलहरी की तरह सभी का योगदान रहता है भगवान राम के यज्ञ में, वैसा ही आयोजन, वैसा ही योगदान सभी ने मिलकर दिया। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे ने प्रयागराज आने वाले लोगों को श्रद्धालु मानकर सेवा भाव से कार्य किया है। स्टेशन पे पैसेंजर्स आए, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था, फुट ओवर ब्रिजेस नए तरीके के, हर तरह की व्यवस्था ऐसी की गई जिससे कि पैसेंजर्स को फोकस में रखे। हमने एक ध्यान रखिएगा आप, मोदी जी ने हमेशा एक चीज़ हमको सिखाई है, हमें पैसेंजर्स और क्राउड ऐसा नहीं सोचना है, हमें श्रद्धालु और भक्त आए हैं, उनकी भक्ति में कैसे हम शामिल हो ऐसा सोचना है, ऐसा हमको मोदी जी ने सिखाया। रेलवे के विभिन्न विभागों की प्रशंसा करते हुए रेल मंत्री ने 10 में से 20 नंबर देने की बात की। महाकुंभ 2025 के संपन्न होने के बाद रेलवे अपनी भूमिका के लेकर के जिस तरह से प्रफुल्लित हैं। रेलवे मिनिस्टर भी आज प्रयागराज पहुंच करके यहाँ पर उन्होंने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया, जो लोगों ने रात दिन लग करके इन 45 दिनों में श्रद्धालुओं की सेवा की और उन्हें अपने गंतव्य से लाने और ले जाने का काम किया। दिनेश सिंह चौहान के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयाग जंक्शन स्टेशन का भी दौरा किया। वहां रेल अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर महाकुंभ के दौरान की गई व्यवस्था के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे प्रयाग जंक्शन, जहां पर रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की और सफलतापूर्वक जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ है उसको लेकर के शुभकामनाएं दी, बधाई दी और साथ ही साथ आभार भी व्यक्त किया। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां पूरे विश्व को चौंकाया, वहीं व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस आयोजन ने प्रयागराज समेत पूरे देश की इकोनॉमी पर जबरदस्त असर डाला है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाकुंभ जिस भव्यता के साथ आरंभ हुआ उसी भव्यता के साथ समाप्त भी हुआ। दिव्य भव्य महाकुंभ का भले ही समापन हो गया, लेकिन इसकी चर्चा लंबे समय तक जारी रहेगी। चर्चा आयोजन की होगी, चर्चा व्यवस्था की होगी, इसके साथ ही चर्चा अर्थव्यवस्था की भी होगी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान कई व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ा आर्थिक उछाल देखने को मिला। छोटी मोटी चीजें बेचने वालों ने भी बम्पर कमाई की। जिस जगह पर करोड़ों श्रद्धालु जुटे, जाहिर है वहां खरीदारी भी खूब हुई। जबलपुर से अपने पूरे परिवार के साथ आई 15 वर्षीय सेवा ने रुद्राक्ष की माला बेचकर अपनी आर्थिक हालत में सुधार किया। ज्यादा भीड़ आती है तो 10, 15, 20 हजार मिल जाता है और अभी तो 5-6 हजार मिल जाता है। यहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो ज्यादा भीड़ आती है तो कितनी आमदनी हो जा रही है आपकी? 10, 15, 20 हजार मिल जाता है। तो जो ये आमदनी हुई है इससे आप क्या प्लान है, क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे जाके। कुछ ऐसा ही अनुभव 22 वर्षीय नीरज का भी रहा। त्रिवेणी संगम तट पर चाय बेचकर अच्छी खासी कमाई की, जिसका इस्तेमाल आगे की पढ़ाई के लिए करेंगे। नीरज और सेवा जैसे कई लोगों के लिए महाकुंभ का आयोजन कभी न भूलने वाला रहेगा। महाकुंभ के दौरान करीब 15,000 से अधिक अस्थायी दुकानें लगाई गई थीं। खाने पीने की चीजें हों या पूजा पाठ की, लोगों ने खूब खरीदारी की। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1200 करोड़ से ज्यादा स्थानीय राजस्व में इजाफा हुआ। महाकुंभ से न सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों में वृद्धि हुई, बल्कि प्रयागराज की तस्वीर भी बदल गई। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण एवं सुधार पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इससे न केवल प्रयागराज में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी यातायात और नागरिक सुविधाओं में सुधार हुआ है, जिसका लंबे समय तक प्रयागराज को लाभ होगा। 4,000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ क्षेत्र में 1.5 लाख तंबू, 30 पॉन्टून पुल और 400 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गईं। आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसमें नए फ्लाईओवर, अंडरपास, नए कॉरिडोर, नए घाट का निर्माण, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का विस्तारीकरण आदि पर अधिक खर्च हुआ।
66 करोड़ से अधिक संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जहां भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी, वहीं अर्थव्यवस्था को भी बड़ा बूस्ट दिया है। कमाई के आंकड़ों पर शोध जारी रहेगा। अक्षय डोंगरे, प्रयागराज, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और DIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के रासायनिक कचरे के निस्तारण मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। आज हुई सुनवाई में SC ने कचरे के निस्तारण के लिए किए जा रहे ट्रायल रन पर स्टे लगाने से भी इनकार कर दिया। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न रासायनिक कचरे का पीथमपुर में निस्तारण के लिए ट्रायल रन शुरू करने की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। रुक करते हैं दिल्ली का। नई सरकार के कामकाज संभालते ही राजधानी दिल्ली में सियासी पारा एकदम हाई है। दिल्ली विधानसभा में आज सत्ता पक्ष की विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। शराब की ऑडिट रिपोर्ट पर सदन में आज चर्चा होगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, शीश महल समेत कई विभागों का ऑडिट CAG ने किया है। बीजेपी की रणनीति है कि एक एक कर ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखकर आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोली जाए, जिसके लिए दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा करेंगे। भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे। इसके बाद सदन के सदस्य बतौर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को चुनेंगे। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से इस बार विधायक चुने गए हैं। तो दिल्ली विधानसभा सत्र जिसमें कैग की रिपोर्ट रखी जा रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी में है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मोहन सिंह बिष्ट का भी आज सदन में चुनाव होना है, यानी कि डिप्टी स्पीकर को लेकर के चुनाव किया जाएगा। वहीं दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता और पूर्व CM आतिशी विधानसभा परिसर के बाहर गांधी की प्रतिमा के नीचे अपनी पार्टी के विधायकों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं। उनका आरोप है कि स्पीकर के आदेश पर पुलिस आप विधायकों को विधानसभा परिसर में नहीं जाने दे रही है। आतिशी ने कहा कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आप विधायक विधानसभा से निलंबित हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया जाएगा। विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि ये अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। आतिशी ने कहा, आखिर हमें कैसे रोका जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नवगठित सदन में उपराज्यपाल VK सक्सेना के उद्घाटन भाषण को बाधित करने के लिए 21 आप विधायकों को निलंबित किया था। और दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ डिफेंस कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने PWD विभाग के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता सरकार ने कार्यभार संभाला है, तभी से सभी मंत्री एक्शन मोड में हैं। इस सिलसिले में आज PWD मंत्री ने डिफेंस कॉलोनी में निर्माण कार्य का जायजा लिया। इससे पहले भी शनिवार को प्रवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर PWD परियोजनाओं, मूलचंद अंडरपास पंप के उन्नयन कार्य और भैरव मार्ग से सराय काले खां रिंग रोड के सुदृढ़ीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया।
वहीं गंभीर अपराध के मामले में दोषी करार दिए गए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र ने अपने जवाब में कहा है कि 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करने का मौजूदा प्रावधान पर्याप्त है। आजीवन प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा कड़ी सजा होगी। साथ ही केंद्र ने कहा कि यह मामला पूरी तरह संसद के अधिकार के दायरे में आता है और कोर्ट को आजीवन प्रतिबंध की मांग को अस्वीकार कर देना चाहिए। वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से 2016 में दायर की गई याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। सेक्शन 8 के मुताबिक खास अपराधों के लिए सजा पाने वाले व्यक्ति को जेल की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, जबकि सेक्शन 9 के अनुसार भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त किए गए लोक सेवकों को ऐसी बर्खास्तगी की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता की मांग है कि अयोग्यता आजीवन अवधि के लिए होनी चाहिए। और श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 27 मछुआरे आज चेन्नई पहुंच गए। तमिलनाडु राज्य मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उनके घर पर भेजने की व्यवस्था की। इन मछुआरों को 13 और 23 दिसंबर और 26 जनवरी को श्रीलंका की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें रामेश्वरम के पास थंगाची मादम में गिरफ्तार किया गया था और उनकी नावें जब्त कर ली गई थी। विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद आवश्यक कानूनी दस्तावेजों की जांच के बाद इन मछुआरों को रिहा कर दिया गया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जो कि संभल से आ रही है। जी हां, संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई हाई कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद के सर्वेक्षण के निर्देश। एएसआई बताएं, मस्जिद की रंगाई पुताई आवश्यक है अथवा नहीं। तो आपको बता रहे हैं कि संभल से ये एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर के सुनवाई की गई और उसमें हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद के सर्वेक्षण के निर्देश दे दिए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें एएसआई बताएं कि मस्जिद की रंगाई पुताई आवश्यक है अथवा नहीं। ये बात कही गई है। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद को लेकर के आज सुनवाई होनी थी, जिस पर एएसआई आज मस्जिद का कर सकती है सर्वेक्षण। आपको बता दें, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जो संभल से आ रही है। 28 फरवरी को एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट निर्णय लेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रंगाई पुताई के मामले को लेकर के एक याचिका लगी थी, जिसको लेकर के सुनवाई की गई और मस्जिद कमेटी ने ये बात कही थी कि रंगाई पुताई को लेकर के हमें इजाज़त दी जाए। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आप ही से जानना चाहेंगे कि संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर के जो रंगाई पुताई का पूरा मामला था, उसको लेकर के आज जो सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि संभल मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसमें आज सुनवाई के दौरान चूंकि रमजान का महीना आने वाला है, वहाँ की इंतजामिया कमेटी के द्वारा रंगाई पुताई के लिए अर्जी की गई। इस पर कोर्ट ने एएसआई की 3 सदस्यीय कमेटी को निर्देश दिया है तो वह जाकर देखे किस तरीके से क्या ये संभव हो सकता है बिना किसी छेड़छाड़ के। संभवतः हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब संभल में वर्तमान समय में तत्काल प्रशासन ने पूरे जामा मस्जिद परिसर में कड़ा सुरक्षा बल लगा दिया गया है। वहाँ सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है और संभवतः कल से पहले ही ये टीम वहाँ पहुंचेगी, चूंकि एएसआई टीम कल तक अपनी रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में दाखिल करनी है। उसके बाद हाईकोर्ट निर्णय लेगा कि रंगाई पुताई करवाई जाए या ना कराई जाए। यह आधार एएसआई की टीम जो रिपोर्ट सौंपेगी उसी के आधार पर हाईकोर्ट यह तय करेगा। तो वो एक वहाँ टीम पहुंचेगी। टीम के पहुंचने के मद्देनजर वहाँ के पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर तैयारियां तय कर दी है। तो एक बार वहाँ पर जब टीम कोर्ट कमिश्नरी की टीम आई थी, वहीं पर उस पूरे इलाके में जो बवाल हुआ उसके मद्देनजर अब प्रशासन पूरी तरीके से चौकसी बरत रहा है। एहतियातन शाही जामा मस्जिद के आसपास भरपूर पर्याप्त सुरक्षा बल लगा दिया है। वहां पर तमाम अधिकारी पहुंच गए। माना यह जा रहा है कि देर शाम तक एएसआई की टीम वहां पहुंच सकती है, जो इसके बाद कल सुबह वह अपनी इलाहाबाद कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर
हाईकोर्ट यह निर्णय लेगा कि रंगाई पुताई के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाए। निश्चित तौर पर विकास, कल भी शुक्रवार का दिन है, ऐसे में किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कल फैसला आने की उम्मीद है, एसआई अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा और उसके बाद संभवतः हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। और कल महत्वपूर्ण दिन, यानी कि कल भी शुक्रवार का दिन है। हमें याद है कि संभल में जिस दिन इस तरह का माहौल भड़का था वो भी इस तरह के वीकेंड के आसपास का ही मामला था, और शुक्रवार का दिन होने की वजह से खास तौर पर सतर्कता बरती जाती है। जी बिल्कुल, आप कह रही हैं, शुक्रवार के दिन जब से ये 24 नवंबर को घटना हुई थी उसके बाद से जब भी जुम्मे की नमाज होती है वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया जाता है। हालांकि इस आज भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम इसलिए किए गए हैं क्योंकि एएसआई की टीम वहाँ पहुंचेगी, वो देखेगी किस प्रकार से रंगाई पुताई वहाँ पर की जा सकती है। वहाँ पर बिना किसी जो है मस्जिद को छेड़छाड़ किए बगैर ये उसकी रिपोर्ट जब कोर्ट में दाखिल करेगी तो उसी के बाद कोर्ट निर्णय लेगा। लेकिन रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, 24 नवंबर के बाद से लगातार वहां पर पुलिस प्रशासन चौकसी बरत रहा है। उस पूरे इलाके में उसमें पर्याप्त सुरक्षा बल मुस्तैद रहता है। वहां पर चाहे दीपा सराय का इलाका हो, चाहे तमाम जो एरिया है जामा मस्जिद के आसपास के एरिया, तो वहां पर जगह जगह पॉइंट बना दिए गए हैं। जामा मस्जिद के पास एक पुलिस, जामा मस्जिद पर ही एक पुलिस चौकी का भी निर्माण करा दिया गया है। वहां पर पुलिस बल पर्याप्त मौजूद रहता है, हर समय मौजूद रहता है, क्योंकि आज हाईकोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया कि एएसआई की टीम को वहां पहुंचना है और रिपोर्ट देनी है, तो उसके मद्देनजर वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मौजूद पहुंच गया है वहां पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो संभल की जामा मस्जिद को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, एएसआई अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद कल सामने आएगा कि जिस जामा मस्जिद को लेकर के एक पिटीशन दाखिल की गई है उसमें रंगाई पुताई को लेकर के किस तरह की बात सामने आती है, हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल एसएलबीसी सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए बचाव दल का प्रयास जारी है। अब तक सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। रेड्डी ने कहा है कि इसमें मजदूरों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने के साथ जल निकासी में तेजी लाने के लिए उन्नत मशीनरी का उपयोग शामिल है। उम्मीद है कि 2 दिनों में एसएलबीसी सुरंग बचाव कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं नमो बैंक और खिलौना बैंक के बाद अब रांची के लोगों को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर एक और सौगात मिली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को रांची में नमो ई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ अपने संसदीय क्षेत्र में विकास को लेकर लगातार पहल कर रहे हैं। रांची के लोगों को उनकी कोशिशों से नमो बुक बैंक और खिलौना बैंक के बाद अब नमो ई लाइब्रेरी की सौगात मिली है। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ की पहल पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रांची में नमो ई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नमो ई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करते हुए इस पहल के लिए श्री सेठ की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि इस केंद्र के खुल जाने से लोगों को काफी लाभ होगा। हम लाइब्रेरी की स्थापना करें और व्यवस्थित बनाने का काम करें, इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे आ पाएंगे और अपनी समस्या और बात रखकर समाधान कर पाएंगे। हम यहाँ पर आने के बाद बैठकर यही सोच रहे थे कि आपने बहुत अच्छा काम करा, अपने कार्यालय में इसकी व्यवस्था की। यह नमो ई लाइब्रेरी निःशुल्क सेवा है जो कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और स्क्रीन समेत तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस लाइब्रेरी के माध्यम से विद्यार्थी वर्चुअल तरीके से किसी भी लाइब्रेरी से जुड़ सकेंगे और उसका फायदा उठा सकेंगे। उद्घाटन समारोह के मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इस पहल से विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को भी संबल मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को और 2047 का जो संकल्प है उस संकल्प को बढ़ाने के लिए आज इस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि 4.5 साल पहले उनकी पहल पर स्थापित नमो बुक बैंक से अब तक 3.5 लाख पुस्तकों का वितरण हुआ है। उन्होंने बताया कि रांची विश्वविद्यालय में 68 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है जिसमें 5000 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। श्री सेठ ने कहा कि वो राजधानी के लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। 68 करोड़ की लागत से
एक लाइब्रेरी जो रांची यूनिवर्सिटी में बन रही है, देश की जो बड़ी लाइब्रेरीज हैं उसमें एक ये लाइब्रेरी होगी जहां 5000 बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ सकें। यह लाइब्रेरी भविष्य में कौशल विकास केंद्र के रूप में भी काम करेगी, जो नई पीढ़ी को हुनरमंद बनाकर कुशल भारत, कौशल भारत के सपने को साकार करेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर पूर्व में शुरू हुई नमो बुक बैंक और खिलौना बैंक आज लोकप्रियता के शिखर पर है। अब रांची में नमो ई लाइब्रेरी एंड साइबर पीस कम्युनिटी की शुरुआत निश्चित रूप से सराहनीय पहल है, जो सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में समय की भी मांग है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण खत्म हो गया। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव को रेड क्रॉस के जरिए इजराइल को सौंपा। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बंधकों के शव के मिलने की पुष्टि की है। इजराइल ने कहा है कि मिस्र के मध्यस्थों की मदद से इजरायली क्रॉसिंग के जरिए ताबूतों को पहुंचाया गया और पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं चांद की सतह पर पानी का पता लगाने के लिए लूनर ट्रेलब्लेजर यान को लॉन्च किया गया। इस यान को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसे स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा गया। इस यान को लॉकहीड मार्टिन कंपनी के स्पेस डिवीजन ने बनाया है। यह मिशन चंद्रमा पर मौजूद पानी के संसाधनों को तलाशने और उनके उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एथेना लैंडर में आधुनिक तकनीक से लैस एक कैमरा लगाया गया है, जिसे चांद की सतह का तापमान मापने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पानी कहां पर हो सकता है। इस मिशन से रॉकेट ईंधन की समस्या हल होने से भविष्य के मंगल मिशन के ईंधन में मदद मिलने की संभावना है। इस मिशन के जरिए चंद्रमा पर मानव आबादी बसाने की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी। बात खेल की खबरों की करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज 9वां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रावलपिंडी में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली थी, जिससे उनके लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ये दोनों ही टीम अब तक टूर्नामेंट में जीत का खाता नहीं खोल सकी और दोनों की नजरें जीत के साथ अपने अभियान का अंत करने पर टिकी होंगी। ये लगातार तीसरा मौका है जब पाकिस्तान टीम सीमित ओवरों की क्रिकेट के किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के पहले दौर में बाहर हुआ है। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।